नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स है जिनको एक प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जब वो ऑनलाइन फॉर्म नंबर 10C फिल करते हैं अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, तो उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया जा रहा है और रीजन में लिखा हुआ आता है लेस देन 6 month ऑफ कंट्रीब्यूटरी सर्विस एज पर सिस्टम। आगे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉ बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पेंशन का जो अमाउंट है विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो सर्विस है अकॉर्डिंग टू सिस्टम 6 मंथ से कम है, इसलिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि इस ईपीएफ मेंबर की जो सर्विस है वो 1 साल से भी ज्यादा की है, यानी कि 1 साल से ज्यादा इन्होंने जॉब करी है कंपनी में और इनके पासबुक में एंट्री भी 1 साल से ज्यादा की है, लेकिन फिर भी उनका क्लेम जो है रिजेक्ट किया जा रहा है पेंशन का और लिखा जा रहा है कि आपकी सर्विस 6 मंथ से कम है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इस ईपीएफ मेंबर की पासबुक की एंट्री दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब आप इस ईपीएफ मेंबर की पासबुक यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इस पासबुक में देखेंगे तो इस ईपीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हुआ है उसकी एंट्री जो यहां पे दी गई है वो दी गई है 28/6/2021 को। और दोस्तों उसके बाद इनके ईपीएफ अकाउंट में कंटिन्यूसली एवरी मंथ यहां पे अमाउंट ऐड हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी एंट्री आप इनके पासबुक में देख सकते हैं। अब मैं आपको इनकी जो एंट्री है वो काउंट करके दिखा देता हूं कि कितनी ट्रांजैक्शंस इनके पीएफ अकाउंट में हुई है, यानी कि कितने महीने की कंट्रीब्यूशन इनके पीएफ अकाउंट में आई है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं एंट्री यहां पे 0 की है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आती है 9 10, उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री यहां पे खत्म होती है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 एंट्री, यानी कि 16 मंथ की कंट्रीब्यूशन इनके पीएफ अकाउंट में हुई है। लेकिन दोस्तों फिर भी इनका फॉर्म नंबर 10C जो कि पेंशन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए होता है वो रिजेक्ट किया गया है, ये बोल के कि आपकी जो सर्विस है वो 6 मंथ की कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है 6 मंथ की नहीं रिसीव हुई है, जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है, आप एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि 16 मंथ का कंट्रीब्यूशन रिसीव होने के बाद भी आपको यहां पे क्यों बोला जा रहा है कि आपकी 6 मंथ की कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका एग्जैक्टली आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पेंशन के केस में आपके पीएफ अकाउंट में जो आपकी सर्विस हिस्ट्री की कैलकुलेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आप किसी कंपनी में 6 महीने से 1 दिन कम जॉब करते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन के केस में वो 0 हो जाता है, क्योंकि आपकी सर्विस हिस्ट्री 0 काउंट की जाती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा करते हैं तो आपकी सर्विस हिस्ट्री को 1 साल काउंट कर लिया जाता है, बजाय इसके कि आपकी सर्विस को 6 महीने काउंट किया जाए। और दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है वो कोई ईपीएफ का एम्प्लॉय नहीं करता है, ये कैलकुलेशन ईपीएफ का ऑटोमेटिकली सिस्टम करता है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अब हम करते हैं मेन मुद्दे की बात, जिसके लिए आज की ये वीडियो है। तो दोस्तों मैंने अब इस ईपीएफ मेंबर की पासबुक ओपन कर ली है। तो अगर आप इस पासबुक को ध्यान से देखेंगे तो इस पासबुक में सबसे पहली एंट्री जो की गई है 28/6/2021 को की गई है, और इसका जो ईपीएफ वेजेस है, यानी कि इनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो अमाउंट यहां पे दिया गया है वो दिया गया है 2722 रुपए। और दोस्तों इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाले मंथ का ईपीएफ वेजेस देखेंगे तो 8845 यहां पे एंट्री की गई है। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले मंथ का देखेंगे तो 8505 की एंट्री यहां पे नजर आ रही है। और दोस्तों उसके बाद अगर आप फिर से नेक्स्ट वाले मंथ की अगर आप एंट्री देखेंगे तो यहां पे ईपीएफ वेजेस में 7448 रुपए है। उसके बाद वाले मंथ में भी 7448 है, और उसके बाद वाले मंथ में आप देखेंगे तो 7825 रुपए है। और उसके बाद जब 16/11/2021 की अगर आप एंट्री देखेंगे तो यहां पे ईपीएफ वेजेस जो है वो फिर से 2041 रुपए कर दी गई है। उसके बाद
बाद फिर अगर आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे एंट्री में तो वहां पे 0 नजर आएगा। उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट देखेंगे तो वहां पे आपको 3062 नजर आएगा। फिर अगर आप नेक्स्ट वाले मंथ में देखेंगे तो 2722 नजर आएगा। उसके बाद फिर से अगर आप नेक्स्ट वाले मंथ में देखेंगे तो 5443 है। और ये जो सिचुएशन है, वो ये जो एंट्री है वो यहीं पे नहीं रुकी। अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी जाएंगे तो यहां पे भी वही हाल है। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में भी 12/4/2022 की एंट्री देखेंगे तो ईपीएफ वेजेस 4082 रुपए है। फिर नेक्स्ट वाले मंथ में 5621 रुपए है। फिर नेक्स्ट वाले मंथ में 5972 है। यानी कि अगर आप ईपीएफ वेजेस यहां पे देखेंगे तो किसी भी मंथ की ईपीएफ वेजेस आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी कि इस ईपीएफ मेंबर की जो बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के कितना अमाउंट है, यानी कि ईपीएफ वेजेस क्या है। तो दोस्तों यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि इस ईपीएफ मेंबर की जो मंथली वेजेस है वो फ्रीक्वेंटली वेरी कर रही है, यानी कि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। कुछ महीने कुछ कम आ रही है, कुछ महीने कुछ ज्यादा आ रही है। तो इस तरह की एंट्री यहां पे हो रही है। तो दोस्तों यहां पे एक नॉर्मल ईपीएफ का मेंबर अगर वो पेंशन सर्विस हिस्ट्री की कैलकुलेशन करेगा तो वो इसी तरीके से करेगा कि मेरी टोटल 16 मंथ की यहां पे कंट्रीब्यूशन आई है जो कि 6 महीने से ज्यादा है, तो मुझे पेंशन का जो अमाउंट है, पेंशन का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ईपीएफ का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस हिस्ट्री को कैलकुलेट करता है आपके पेंशन के केस में। लेकिन दोस्तों यहां पे ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर किसी ईपीएफ मेंबर के मंथली कंट्रीब्यूशन में 6-7 से ज्यादा छुट्टी है, यानी कि 6-7 से ज्यादा दिन की कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुई है, तो सिस्टम उस पूरे मंथ को ही 0 कर देता है। जिस तरीके से वो आपकी सर्विस हिस्ट्री को काउंट करते टाइम 6 मंथ से अगर एक दिन भी कम होता है तो वो सारी सर्विस हिस्ट्री को 0 कर देता है, उसी तरीके से सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर आपके किसी भी मंथ में 6-7 से ज्यादा छुट्टी है, यानी कि 6-7 से ज्यादा दिनों की कंट्रीब्यूशन नहीं आई है, तो वो आपके पूरे मंथ को ही 0 कर देता है। और दोस्तों यही सेम चीज इस ईपीएफ मेंबर के साथ भी हुआ है, और अगर आपके साथ भी हुआ है तो आपके साथ भी सेम कंडीशन ही है। यानी कि अगर आप इस ईपीएफ मेंबर के पासबुक को ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने जब जॉब ज्वाइन करी थी तो स्टार्टिंग के मंथ में इन्होंने सही टाइम से सही तरीके से जॉब करी। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे 5 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने छुट्टियां मारनी स्टार्ट कर दी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि इनकी एवरी मंथ की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कम होने लगी। तो दोस्तों जिस मंथ में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम हुई है उस पूरे मंथ को ईपीएफ के सिस्टम ने 0 मान लिया है। यानी कि जिस मंथ में इनकी कंट्रीब्यूशन फुल हुई है उसी मंथ को ये सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। और दोस्तों यही रीजन है कि जब ये फोन नंबर 10C फिल कर रहे हैं अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, तो इनका क्लेम जो है रिजेक्ट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपकी जो सर्विस है वो 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुई है एज पर सिस्टम। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हम अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन पीएफ अप्लाई करेंगे अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए तो आपका जो क्लेम है हर बार रिजेक्ट होगा। आप जब मर्जी अप्लाई करिए आपका क्लेम रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है आपकी सर्विस हिस्ट्री को। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका एक जेन्युइन केस है और आपको पेंशन का अमाउंट मिलना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने ईपीएफ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप अपना कंसर्न बता सकते हैं, और हो सकता है तो आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यही है कि आपका जो केस है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका केस जेन्युइन है तो आप ईपीएफ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कोई रास्ता है या मैं किसी से करवा लूं, तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के केस से रिलेटेड मुझे कई दिनों से काफी मैसेज काफी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है उनको क्लियर कट समझ आ सके कि उनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और हां, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।